माइकल एक आदमी को हिप्नोटाइज करते हैं और वो आदमी ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा है जो धरती पर आते हैं और वो एक नहीं हजारों लोगों की मौतों के लिए जिम्मेदार है। हिटलर जैसे लोग। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो धरती पर बहुत जन्मों से नहीं पैदा हो रही हैं। जैसे हम और आप हैं ना, हम लोग पिछले कई जन्मों से धरती पर ही पैदा हो रहे हैं, इसलिए हम लोग ये वाली सोल्स नहीं है जो इतना बुरा बुरा कर सकती हैं। कुछ सोल्स हैं जो धरती पर पहली बार जन्म ले रही है, लेकिन इससे पहले कहाँ थी? किसी और रूप में थी। वो कभी बॉडी पकड़ी नहीं, इसलिए इनको बोलते हैं हाइब्रिड सोल। हाइब्रिड मतलब दो चीजों का मिक्सचर। एक तो धरती का बॉडी अभी पहली बार पकड़ा, लेकिन इनके अंदर में जो एक्सपीरियंस है वो किसी और ग्रह का, किसी और रूप का है। इसलिए जब ये धरती पर आती हैं तो भैया हाहाकार मचा देती है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। ये एक बहुत ही स्पेशल सीरीज़ है दोस्तों। इसको मैं मिस्टिकल सीरीज़ बोलता हूँ क्योंकि मरने के बाद क्या होता है हमारा, ये उसके बारे में है। ऐसे तो कोई ये नहीं कह सकता एकदम भरोसे के साथ कि मरने के बाद हमारा क्या होता है, हम दोबारा जन्म लेते हैं या उस दुनिया में किस रूप में रहते हैं। लेकिन एक बहुत ही प्यारी किताब मिली है मुझे, डेस्टिनी ऑफ सोल्स, जिसमें डॉक्टर माइकल न्यूटन हैं जो एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। वो लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं, उनको पास्ट में ले जाते हैं, जो कुछ भी हमारे ब्रेन के सीक्रेट्स में, गहरे खानों में छुपी हुई चीज़ें हैं, उसको निकालते हैं। आज से करीब साल भर पहले मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया था और शुरू में तो मुझे लगा था कि मैं बकवास कर रहा हूँ, मुझे खुद पढ़ते पढ़ते भी लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे मुझे अब भरोसा होने लगा है इस पर कि जब तक हम लोगों को पूरी तरह से एनलाइटमेंट नहीं मिल जाता, तब तक हमारा बार बार जन्म होता है। और ऐसा नहीं है कि दो जन्मों के बीच में हम ऐसे हवा में कहीं गायब रहते हैं। हम उस दुनिया में रहते हैं जिसको हम कहते हैं एस्ट्रल प्लेन या तो सूक्ष्म दुनिया। और उस दुनिया के एकदम क्लियर बाउंड्रीज़ हैं जहाँ पर हम अपने लोगों के साथ रहते हैं। जिन लोगों के साथ रहते हैं उनको कहा जाता है क्लस्टर ग्रुप। और मरने के बाद हमारे लिए तो वो इंसान शरीर छोड़कर चला गया, लेकिन वो इंसान अचानक से अब बिना शरीर के एक ऐसे फॉर्म में रहता है जहाँ पर उसको खाने की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी भी तरह के सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी भी चीज़ की डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन एक चीज़ अभी भी है कि वो बार बार जन्म लेगा, क्योंकि उस इंसान ने अभी अभी एक शरीर के रूप में जिया है और अपने आप को एक शरीर ही जानता है। तो ये इसलिए भी इसको आपको समझना होगा क्योंकि जब हम सो करके बिना शरीर के रूप में रहते हैं नींद में, तो हमको पता नहीं चलता कि हमारा असली रूप क्या है। हमको लगता है हमारा असली रूप क्या है खाली जब शरीर में आते हैं तब। तो एक तरह से हम भले आत्मा हैं, बट फिर भी हम अपने आप को क्या मानते हैं? शरीर मानते हैं। और जो कुछ भी इस शरीर को होता है, एक उंगली कट जाए से लेकर के हाथ कट जाए, या चेहरा खराब हो जाए, बाल उड़ जाए, हमारे बॉडी के बारे में कोई कहे कि यार तुम मोटे लग रहे हो, पतले लग रहे हो, छोटे लग रहे हो, बड़े लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, बदसूरत लग रहे हो, वो सारी चीज़ें हमको चुभ जाती हैं। और ऐसा नहीं कि बस आज चुभी उसके बाद कल भूल गए, वो स्टोर रहती हैं। कोई हमसे प्यार से दो बोल ले तो हमको अच्छा लगता है बहुत दिनों तक, और वहीं पर कोई ऐसे ही भूले भटके ही हमारे ऊपर ध्यान न दे या हमारी बुराई कर दे तो हमको सालों साल तक याद रहता है। बचपन में एक कहानी सुना करता था मैं कि एक दर्जी था, वो कपड़े सिला करता था। तो उसके यहाँ एक हाथी आया करता था और वो बस उसके पास बैठता था और उसको अच्छा लगता था दर्जी के पास बैठना। फिर एक दिन वो दर्जी अपने किसी काम से बाहर गया था, तो उसका बेटा वहाँ पर बैठा हुआ था, वो भी दर्जी था। तो उसके बेटे ने फिर ऐसे ही मस्ती में सुई चुभो दिया हाथी को, ऐसी कहानी थी। तो हाथी को ये चीज़ बहुत ख़राब लगी और वो गया अपने सूंड में पानी भर के लाया, इसके ऊपर उसने ये एक कहानी बताती है, मतलब कहाँ बताने की कोशिश कर रही है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा ब्रेन उसको स्टोर करता है। क्यों स्टोर करता है? क्या ज़रूरत है स्टोर करने की? क्योंकि हम हैं तो बिना शरीर के एंटिटी आत्मन, लेकिन अभी हमने अपने आप को आत्मन के रूप में जाना नहीं है। जब पहली बार जाना है तो शरीर के रूप में। अब जैसे ही शरीर बनता है, हमारा एक वीडियो कैमरा चालू हो जाता है, आँख,
कान और बॉडी का एक्सपीरियंस का। हम जो कुछ खाते हैं अच्छा लगता है तो हम दोबारा वहाँ जाएंगे, इसलिए हमको अगर किसी खास ब्रांड का बर्गर अच्छा लगता है तो वहीं जाके खाना चाहेंगे। अगर कोई चीज़ हमको ज़रा सा भी ख़राब लगती है, ज़रा सा भी, जैसे आप आज वो खा रहे थे सब्जी तो स्वाद की नहीं लग रही थी तो खाने का मन नहीं किया, इसलिए नहीं क्योंकि सब्जी ख़राब थी, उसका स्वाद आपके ब्रेन में जो अच्छा वाला स्वाद था वहाँ पर स्टोर नहीं हुआ था। अब इस जन्म में आपने जिया और सब कुछ स्टोर कर लिया और मर गए आप। वहाँ जाते हैं, सबसे पहले वहाँ पर आपको कौन मिलता है पता है? आपके एक मेंटोर, एक गाइड, वो आपको रिसीव करते हैं। पहले मुझे इस चीज़ पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता था, लेकिन अब एकदम क्लियर भरोसा हो गया, क्योंकि जर्नी ऑफ सोल और अब ये डेस्टिनी ऑफ सोल चल रही है, इसमें तकरीबन मैंने 150 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। और एक बड़ी ख़ास चीज़ होती है हमारे ब्रेन की, ये कमज़ोरी भी है और ताकत भी है। कोई आदमी अगर हमसे एक ही चीज़ बार बार बोलता रहे तो हमारा ब्रेन क्या करता है? उसको मानना शुरू कर देता है। इसलिए एज अ पेरेंट और एज अ बच्चे हमको ये ध्यान रखना चाहिए। अगर मैंने अपने बच्चे को ये बार बार बोला तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तो हमारा माइंड उस चीज़ को विश्वास कर लेगा। और वहीं पर एक बहुत कमज़ोर बच्चे को भी, जो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, उसको भी मैं बार बार बोलता हूँ अरे तुम कुछ न कुछ कर लोगे ज़िंदगी में, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत हुनर है, टैलेंट है, तो उसका वो चीज़ मजबूत होता जाएगा। हम अपने आप से भी ऐसी बातें करते हैं बहुत बार, जब दुखी होते हैं को लगता है कि यार हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन आपको उस समय याद रखना पड़ेगा जो भी बातें आप बार बार खुद से बोल रहे हो वही चीज़ आप विश्वास करना शुरू कर दोगे। एक चीज पूछूं, एक क्वेश्चन है सर, जैसे हम सुबह आप बोल रहे हो ना कि जो चीज़ बोलोगे वो माइंड कैच कर लेता है, तो हम सुबह उठते हैं तो जो जैसे हमें अच्छा लगता है कि हम बहुत अच्छे आत्मा हैं, बहुत मतलब हमारा परिवार अच्छा रहे, सब चीज़ें जो अपने परिवार के बारे में होता है, तो जैसे अपने से बोलना ज़्यादा अच्छा रहता है या मोबाइल में सुन के रिपीट करना ज़्यादा अच्छा रहता है? इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज मैंने डिस्कवर की, बहुत अच्छी चीज़, जब आप लोग सब वहाँ गए थे और खेल कूद रहे थे तो मैंने देखा है एक आदमी, ट्रैम्पोलिन एक खेल होता है जिसमें कि लोग कूदते हैं, तो बच्चे कूद रहे थे छोटे छोटे, लेकिन एक आदमी था जो ऐसे कूद रहा था जैसे वो भैया हवा में उड़ रहा हो। वो गाइड था आप लोगों का। मुझे ये चीज़ समझ में आई कि हमारे शरीर में, आपके सवाल का जवाब को मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे शरीर में 3 मेमोरीज़ होती हैं। कितनी मेमोरीज़? 3। कौन कौन सी? सबसे पहली मेमोरी तो होती है शब्दों की मेमोरी। अगर किसी ने हमसे कुछ कहा है, हमने कहीं कोई वीडियो देखा है, कोई चीज़ पढ़ा है, हम खुद से कुछ बोल रहे हैं या कोई हमसे कुछ बोल रहा है, ये पहली मेमोरी हो गई। ये सबसे कमज़ोर मेमोरी होती है। आप दिन भर में 100 बार खुद से बोलो कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं पढ़ूंगा, मैं आज के बाद सुधर जाऊँगा, आप 10 मिनट बाद भूल जाओगे। इससे ज़्यादा मजबूत मेमोरी होती है कौन सी? इमोशनल मेमोरी। कोई आदमी, कोई औरत, आप खड़े हैं और कोई आदमी औरत आपके पास आकर खाली कह दे यार तुम बड़े स्मार्ट लग रहे हो, ये कपड़ा कहाँ से खरीदा? आप ज़िंदगी भर के लिए याद रखेंगे बॉस ये कपड़ा तो मेरा धराऊँ कपड़ा है, संभाल के रखना है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें बहुत स्मार्ट लगता हूँ। अच्छा, ये मेमोरी एक और तरीके से काम करती है। अभी रिसेंटली मैं गया था जब, तो मैं दिल्ली रुका, चंडीगढ़ रुका, उसके बाद धर्मशाला भी गया था मैं। हम लोग 2 एयरबिनबी में रुके और 2 होटलों में रुके, और मैंने देखा कि जब कहीं पर रंगों का एक ख़ास सोचा समझा यूज़ होता है तो हमारा इमोशनल मेमोरी काम करने लगता है। जैसे एक दुकान है डीकैथलॉन, अगर आप वहाँ पर कभी कोई शॉपिंग वॉपिंग करेंगे तो वो नीले रंग का बहुत इस्तेमाल करते हैं और लाइट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट होती है उनके शोरूम्स में। इनफैक्ट खाली उनके नहीं, जितने भी आप शोरूम में जाएंगे सब जगह बहुत लाइट यूज़ करते हैं। उसमें कोई बोलता नहीं है कि हमारे यहाँ से कपड़ा खरीदो। आप जब वहाँ जाते हैं और खूब लाइट देखते हैं तो आपको लगता है कितना अच्छा है यार ये कौन सी मेमोरी है? इमोशनल मेमोरी। और यही इमोशनल मेमोरी काम करती है जब कोई आदमी हाई डेफिनेशन कैमरा से आपकी फ़ोटो खींचता है। आप अपनी फ़ोटो देखकर बोलते हैं अरे यार मैं इतना सुंदर दिखता हूँ, मुझे पता ही नहीं था। तो ये आपके बातचीत करने वाली मेमोरी से भी ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि वो हमारे इमोशंस का पार्ट है। और इससे भी ज़्यादा ताकतवर मेमोरी होती है शरीर की मेमोरी, बॉडी की। उसको आदत बोलते हैं। वो हमारे अंदर में एक तरह से जानवर की मेमोरी है। एक बार कोई खाना खा लिया जो हमारे मुंह का स्वाद है, हमको वही खाना है। ये इंसानों में कहाँ से आई है?
जब हम जानवर थे तब से बंदर सूंघ सूंघ के मालूम कर लेता है कहाँ पर खाना है। कुत्ते के अंदर में शार्क मछली होती है, किलोमीटर दूर उस पहचान जाती है कि ये खून कोई जानवर का है और उसको खाने के लिए आ जाती है। और ये तीनों मेमोरी हमारी बॉडी में है। तो अगर कोई आदमी अपने आप को दिन भर में 100 बार बोलता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत अच्छा इंसान हूँ, या अपने बेटे को या अपनी बेटी को या अपने माँ बाप को खूब तारीफ़ करता है, लेकिन उसमें इमोशनल मेमोरी नहीं है और सचमुच में वो अनुभव नहीं करता, तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए मुझे लगता है कोई आदमी खूब माला जप करता है पूरी ज़िंदगी, लेकिन उसके अंदर में कोई इमोशन ही नहीं है उस भगवान के लिए, कि वो जब भगवान की मूर्ति देखता है उसको आंखों में आंसू नहीं आते हैं। इसलिए जब मैं इस बार अक्षरधाम गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इमोशंस जगे। और उसके कुछ ही दिन बाद मैं एक और मंदिर गया था, वहाँ पर मुझे इमोशंस ही नहीं जगे, कोई इमोशन नहीं जगा। फिर मैं सोच रहा था कि आखिर मंदिरों के पत्थरों में कैसे ताकत आ गई इमोशंस जगाने की। सुंदरता से भी इमोशंस जगते हैं। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम जब किसी इमोशन को, भाव को सोच समझ के नहीं पैदा करते हैं तो एक्सीडेंटल इमोशंस पैदा हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसको समझा रहा हूँ, बुझा रहा हूँ, उसकी भलाई के लिए उसको डांट रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ और उसके भलाई के लिए उसको डांट रहा हूँ। अब मैंने उसको अनकॉन्शियसली, कैसे, मतलब बेहोशी में एक इमोशन दे दिया कि बेटा मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। विचार में तो हमने बोला है कि तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा, या तुमको ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, या तुम्हें इतने बजे उठना चाहिए, इतने बजे सोना चाहिए, तुम्हारे थॉट्स जा रहे हैं। लेकिन हमने इमोशन से क्या बोला, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। और वो बच्चा भी आपकी बात को तो ध्यान में रख लेता है, ठीक है मुझे पढ़ने के लिए बोल रही है, लेकिन उसकी बॉडी क्या बोलती है, तूने मुझे मारा था। इसलिए उसकी बॉडी चीख चीख के बोलती है मैं भी तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। इसलिए इसकी बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए साधु सन्यासी पुराने ज़माने के अपने आप को दूसरे सेक्स से दूर रखते थे। अगर किसी ने साधु बन गए हैं, हम लोग गए थे अभी रिसेंटली धर्मशाला, तो वहाँ पर दलाई लामा के एक बहुत बड़े साधु हैं, उनके आश्रम में गए थे और वहाँ पर सब साधु जेंट्स अलग रहते थे, लेडीज़ अलग रहती थी। वो ख़ास तौर से इसलिए क्योंकि जब ऑपोजिट सेक्स, मेल और फीमेल, एक दूसरे के पास आते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं, ऑटोमेटिकली बॉडी में से क्या आता है, इमोशनल और फिजिकल बॉडी का मेमोरी जग जाता है। खुशबूदार खाना अपने आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब तक हम कॉन्शियसली खाने से, अपने लुक्स से, मतलब हम कैसे दिखते हैं, अपने आसपास की दुनिया से नहीं कट जाते, तब तक हमको मोक्ष नहीं मिलता। ये भी अभी पिछले 2-3 महीने का मेरा डिस्कवरी है। मुझे हमारे घर में 2 मौतें हुई हैं अभी रिसेंटली, एक चाचा जी की और दूसरी एक मौसा जी की। तो मैंने दोनों ही चाची से और मौसी से बात की। मुझे एकदम शॉकिंग चीज़ पता चली, दोनों लोग ये विश्वास करती हैं कि उनके हस्बैंड्स को मोक्ष मिल गया है। और मुझे डाउट ये है कि ज़्यादातर लोगों को मोक्ष का मतलब भी नहीं पता। मोक्ष का मतलब जब आपकी बॉडी को किसी भी तरह की मेमोरी की, किसी भी तरह की खाने की, किसी भी तरह की चीज़ की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और उनको थी, चाचा को तो गुटखा खाने की आदत थी, अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। और यहाँ तक कि अगर आपको ये भी है, मरने से पहले आपको भगवान के ऊपर भी डिपेंडेंसी है कि आप भगवान का नाम जप करते हो, राम राम राम, या किसी भी तरह जप करते हो, तो आपको एक नाम के ऊपर आपको डिपेंडेंसी है, तो आपको मोक्ष नहीं मिला है। कोई बुरी बात नहीं, मोक्ष नहीं मिला तो कोई बुरी बात नहीं है, आप अभी भी काम कर रहे हैं। अब जो मैं जिस केस के बारे में बात करना चाहता हूँ, बहुत ही खतरनाक केस है। इसमें डॉक्टर माइकल एक आदमी को हिप्नोटाइज करते हैं और वो आदमी ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा है जो धरती पर आते हैं और वो एक नहीं हजारों लोगों की मौतों के लिए जिम्मेदार है। हिटलर जैसे लोग, या आज की डेट में पुतिन है, या वो राजा महाराजा तब भी और आज भी, जिनको लगता है कि ठीक है यार लड़ाई होती तो 100, 200, 500 लोग, 1000 लोग तो मरते ही हैं, इसको शहीद बोल देते हैं लोग, या मुस्लिम लोग बोलते हैं जिहादी। क्यों करते हैं लोग ऐसा? और ये मत सोचिएगा कि ये कोई और है, हम नहीं हैं। मैं फिर से रिपीट करूँगा, अगर हम जानबूझ के कॉन्शियसली कपड़ा नहीं खरीदते हैं तो घर में कचरा आ जाएगा। ऐसे ही अगर जानबूझ के कॉन्शियसली आप अपने इमोशंस को नहीं बनाते हैं तो आपके दिमाग में कचरा आएगा। लेकिन ये केस और इंटरेस्टिंग है ये तो हमारी कल्पना के भी बियॉन्ड है
केस नंबर 21 डॉक्टर माइकल बोलते हैं थोड़ा मुश्किल है समझाना, क्योंकि जो भी इंसान ये सवाल नहीं पूछता कि आखिर कोई किसी को कैसे मार सकता है जान से, हम लोग कभी सोचते नहीं इसके बारे में कि कोई किसी को खून कैसे कर सकता है। और जब ये नहीं पूछते हैं तो हम ये भी नहीं पूछते हैं कि कोई आदमी खुद को कैसे मार सकता है। हम खाली बोलते हैं यार ठीक है उसने सुसाइड कर लिया या उसका मर्डर हो गया, लेकिन कभी हमारे मन में ये सवाल ही नहीं आता कि उसका क्या चल रहा था उसके ब्रेन में, या उसने अपनी पूरी ज़िंदगी किस तरह से जिया है कि वो मार सकता है किसी को। और मैं आप लोगों को ये बता दूं भैया, मैं उसी में से हूँ। मैंने अपने आप को 3 बार क्या किया है, मारने की कोशिश की है। किसी और को नहीं, लेकिन जब आप किसी खुद को मार रहे हो तभी तो एक तरह से मर्डर ही कर रहे हो। फिर 2004-05 में मुझे ये जिनोगा मिली, और जिनोगा से पता है क्या हुआ, मुझे पहली बार पता चला अपने माइंड के बारे में कि किस तरह से मेरे ही ब्रेन के अंदर में 3 अलग अलग आदमी बैठे हैं। कौन कौन? आई, ई और एस। तीनों में क्या अंतर है? आई जो है चीज़ों को रैशनली देखता है। वेरी गुड, इंटेलिजेंस चीज़ों को समझदारी से देखता है। दूसरा इमोशंस, वो कैसे देखता है? वो कि क्या मुझे करने में अच्छा लगे, क्या फील, उसको फील कैसा हो रहा है, पसंद है ना, मुझे कोई चीज़ पसंद है कि नापसंद है। ई सेंटर, वेरी गुड। और उसके बाद तीसरा एस सेंटर क्या है? हैबिट्स जो हमारी होती हैं, एनिमल जैसे खाना है, वेरी गुड, कि हमारी बॉडी में हैबिट है कि मुझे क्या करना, मुझे गुटखा खाना पसंद है कि मुझे सोना पसंद है कि मुझे कोई मूवी देखना पसंद है, जो भी हमारी बॉडी को करने का मन करता है। लेकिन ये बात तो मुझे भी पता है, आप लोग को पता चल गया है। लेकिन मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया वो इस चीज़ से आया कि जैसे ही मेरे ब्रेन में ई सेंटर काम करता है, मुझे खट से बैटरी जल जाती है दिमाग के अंदर में। ऐसा लगता है जैसे कि गाड़ी चला रहा था मैं और मैं सो रहा था, और जैसे ही इमोशन में पहुंचा आँख खुल गई। इसको ऐसे समझिए जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, नींद में हैं, और जैसे ही एक्सीडेंट होने वाला नींद खुल गई। अब मेरे साथ ऐसा हो गया, और जिस दिन से ये हुआ है उस दिन से मेरी लाइफ का ट्रैजेक्टरी पूरी तरह से बदल गया। क्या बदल गया? मतलब जो चल रहा था वो एकदम से बाहर था रास्ता। अगर मैं यहाँ से चल के वहाँ जाने वाला हूँ जहाँ पर कुआं है, खाई है, और डूबने वाला ही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, पानी अगर आप गिराइए तो पानी कहाँ जाता है? जहाँ ढलान होती है। ऐसे आदमी भी कहाँ जाता है? जहाँ ढलान होती है, जहाँ पर नेगेटिविटी होती है। लेकिन जब आपको दिख जाता है तो आप चढ़ाई भी कर सकते हो, आप वहाँ भी जा सकते हो जहाँ पर चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो ये जो मैं केस स्टडीज़ आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छी कहानी है और आप लोगों को पता चलना चाहिए, बड़ी अच्छी फिल्म की कहानी है ना, ये रियलिटी है लोगों की। और मेरे मन में ये सवाल बार बार आते हैं कि क्यों ऐसे लोग धरती पर आते हैं जो कई लोगों को मार देते हैं। तो उसके बारे में डॉक्टर माइकल बोलते हैं कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो धरती पर बहुत जन्मों से नहीं पैदा हो रही हैं। जैसे हम और आप हैं ना, हम लोग पिछले कई जन्मों से धरती पर ही पैदा हो रहे हैं, इसलिए हम लोग ये वाली सोल्स नहीं है जो इतना बुरा बुरा कर सकती हैं। कुछ सोल्स हैं जो धरती पर पहली बार जन्म ले रही है, लेकिन इससे पहले कहाँ थी? किसी और रूप में थी, वो कभी बॉडी पकड़ी नहीं, इसलिए इनको बोलते हैं हाइब्रिड सोल। हाइब्रिड मतलब दो चीजों का मिक्सचर। एक तो धरती का बॉडी अभी पहली बार पकड़ा, लेकिन इनके अंदर में जो एक्सपीरियंस है वो किसी और ग्रह का, किसी और रूप का है। इसलिए जब ये धरती पर आती हैं तो भैया हाहाकार मचा देती है। इसलिए जब ये सोल्स मरती भी हैं तो इनको जाकर के मास्टर्स ठीक करते हैं कि तुम धरती पर गए थे, तुम्हारी वजह से कम 50,000 लोग मरे हैं। इनको पता ही नहीं चला। पता है, जो लोग असल में किसी का मर्डर करते हैं, फिल्मों में दिखाया जाता है, मतलब सचमुच के लोगों से मिल करके दिखाया जाता है। जब लोग मर्डर करते हैं तो उनका इमोशन कैसा होता है? जो मर रहा है वो क्या बोलता होगा? मत मारो, मत मारो, मुझे माफ़ कर दो। और ये कैसे मारते हैं उसको? उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे हमने वो वीडियो देखा था आपने, इसमें एक शेर के पिंजरे में एक आदमी गिर गया था, लड़का गिर गया था, नहीं देखा? असल में हुआ था, कुछ साल पहले हुआ था। एक शेर का पिंजरा था, उसमें एक बच्चा गिर गया था, 19-20 साल का बच्चा, और वैसे हाथ जोड़ जोड़ के उसे माफ़ी मांग रहा था, मुझे मत खा, मुझे मत खा, मुझे मत खा। और शेर आया और यहाँ पर पकड़ा उसको, पहले ऐसे मारा अपने हाथ से,
वो बेचारा खाली हाथ जोड़ता रहा। फिर वो आराम से, ऐसा लगता था कोई कोल्ड ब्लडेड, भाई जानवर है, उसको क्या पता, उसके लिए तो खाना रखा है सामने। जैसे आप लोगों के सामने वो रखा रहता है पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा आपसे बोले कि भैया हमको मत खाओ मत खाओ, आप क्या बोलेंगे? यार तो तेरा तो काम ही है, मेरा तो भोजन है, भगवान ने तुझे भेजा ही मुझे खाने के लिए। इसलिए दलाई लामा पता है क्या बोलते हैं, वो उनके यहाँ तो तिब्बत में सब नॉनवेज खाते थे। जब वो पहली बार जाकर के उन्होंने देखा एक मुर्गे को कटते हुए, उसके बाद बोलते मैं फिर कभी नहीं खा पाया। तो आपको भी अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मैं किस टाइप का सोल हूँ, मेरे से जो चीज़ें हो रही हैं वो अच्छी हो रही हैं कि ख़राब हो रही हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपने पूछ लिया और वो बात ख़त्म हो गई। इसको इमोशनली, इसको अपने बॉडी से पूछना पड़ेगा। आज जैसे आप लोग खेल कूद रहे थे तो मैंने देखा जब जंप करे तो आप लोग की बॉडी उस आदमी की बॉडी से, जो मास्टर था, उससे कमज़ोर थी, उसका बॉडी ज़्यादा लचीला था, वो अपने घुटनों को भी टच कर पा रहा था, अपने पैरों को भी टच कर पा रहा था, और कूद तो ऐसे रहा था ट्रैम्पोलिन में जैसे कोई दूसरे ग्रह पर खड़ा हो, यहाँ से बंदर की तरह कूद रहा था, और आप लोग बेचारे 2 कदम कूद करके सांस फूल रही थी। तो आप लोगों को धीमे धीमे अपने बॉडी को तैयार करना पड़ेगा एक बहुत हायर स्पीसीज़ बनने के लिए। केस नंबर 21, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाइब्रिड सोल्स, बड़े खतरनाक सोल्स हैं। तो जो ये सोल्स जब मर के जाती हैं तो उनके साथ क्या किया जाता है, उनकी एनर्जी को रीमॉडल किया जाता है। यहाँ पर एक ख़ास चीज़ मैं रोकना चाहता हूँ। 2 टाइप से जब हम मरते हैं ना, तो जो लोग भी अच्छे लोग मरते हैं तो जाते हैं वहाँ पर, वो अपनी पढ़ाई करते हैं। धरती पर भी हम पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन जो लोग, हम लोग जब भूल जाते हैं तो हमको लगता है चलो मौज करने आए हैं। इसलिए मुझे एक चीज़ और लगती है, जब आप लोग की जनरेशन के साथ एक बड़ी मुश्किल हो गई है। स्कूल जब जाना होता है ना, तो स्कूल वैसा ही है जैसे आज से 20 साल पहले था, और आज से 50 साल पहले जैसा था वैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट आ गया है। कौन सा? चैट जीपीटी तो हेल्प करने आया है। जब हम लोग, हाँ, बेसिकली जब हम लोग घर पे आते थे ना, तो हम लोग बोर होते थे, क्योंकि घर पे कोई दोस्त नहीं होता था। स्कूल में दोस्त मिलते थे, मौज मस्ती करने को मिलता था। अब हमारा बेस्ट फ्रेंड तो घर पे है, मोबाइल, और स्कूल में कोई दोस्त ही नहीं है। इसलिए अब आपकी जनरेशन में स्कूल कोई जाना नहीं चाहता। इसी चक्कर में शादियां नहीं हो रही हैं, अफेयर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, कॉलेज नहीं जाना चाहते। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये क्वेश्चन भी पूछता था अपने आप से, आखिर क्या हो रहा है, बच्चे आपस में क्यों स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते? और उसी जैसे जैसे मार्केट में ना डिमांड होती है, ऐसे सप्लाई होती है। अब जब बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते तो कौन सा स्कूल आ गया है? डमी स्कूल। मुझे याद है जब मैं पहली बार बॉम्बे गया था, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। मैं इलाहाबाद से, गांव से मुंबई गया था। मुंबई का वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कूल था डॉन बॉस्को स्कूल, जिसमें अक्षय कुमार जी पढ़े हैं। वहाँ कोई फ्रेंड नहीं था, और मैं तो गांव से गया था, तो कोई मुझसे फ्रेंडशिप करना भी नहीं चाहता था। मैं कोने में अकेले बैठ कर के खाना खा रहा था, लंच कर रहा था। मम्मी ने टिफ़िन दिया था, पराठा वराठा कुछ दिया था। एक लड़का मेरे पास आया, मुझे लगा यार ये कैसा लड़का है, इस मेरे पास आया। अंग्रेज़ी अच्छी थी उसकी, अपना भी टिफ़िन खाने लगा। हम दोनों की दोस्ती हो गई। फिर आज की दुनिया होती, दोस्ती नहीं हो पाती। क्यों? वो अपने फ़ोन में रहता है, अपने फ़ोन में। भाई स्कूल में नहीं दोस्ती है तो मेरे घर पे मेरे दोस्त हैं। सबसे बेस्ट फ्रेंड तो मेरा फ़ोन ही है। लेकिन एक और चीज़ है, हमारे ब्रेन में ना ये जो क्वेश्चंस आते हैं, डीप थॉट्स आते हैं, ये आते हैं जब हमसे थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस के लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं। जब हम घर पे होते हैं तो हमारी मम्मी, पापा और हमारा मोबाइल, जो कि हमारा फेवरेट रील्स दिखाता है या शोज़ दिखाता है, ये 3 फ्रेंड्स हैं। लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं तो ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो हमसे बहुत समझदार हैं, जिनको देख करके हमको डिप्रेशन भी आता है। जैसे सुधीर सुब्रमण्यम को देख करके मुझे बहुत डिप्रेशन आता था। उसके सारे क्वेश्चंस, सारे चैप्टर्स, सारे होमवर्क पहले से कंप्लीट, वो डॉक्टर एमपी की तरह था। और कुछ ऐसे भी लड़के थे जिनको देख करके मुझे बड़ा घमंड होता था। लेकिन उस कॉन्ट्रास्ट की वजह से मैं बहुत रिच हुआ। आज मुझे मतलब आज मैं किताबें पढ़ पाता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है उसी वजह से। अदरवाइज डॉक्टर माइकल को मैं पढ़ता नहीं कभी। इतनी मुश्किल पढ़ाई मैं पढ़ पा रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल बुक है ये। दूसरी चीज़, ये जो दुनिया है ना, इसको 2 तरह के लोग जीते हैं। एक तो वो जो आंख बंद करके फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? आँख बंद करके follow। वो हम सब हैं। जो फिल्म आई है वो ट्रेंड वाले हम
अभी कौन सी फिल्म आई, धुरंधर, तो उसको देख करके मुझे लगा मुझे भी लंबे लंबे बाल रखने चाहिए और दाढ़ी रख लेनी चाहिए, क्योंकि फिल्म आई है तो मुझे भी रखना है भाई। तो ये तो हो गए फॉलोअर्स। और दूसरे कौन से लोग होते हैं, लीडर्स, जो लीड करते हैं। तो आपको भी ये पूछना पड़ेगा कि मैं किस तरह के, बिकॉज वो जो लीड करते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं, गहरे क्वेश्चंस पूछते हैं, और वो अपने एजम्पशंस को भी तोड़ते हैं। कौन से एजम्पशंस? लेकिन जब मुझे पता है कि मैं सही हूँ या मुझे इस चीज़ का रीज़न पता है, तो मैं इसको तोड़ूंगा कैसे? इसलिए जो लोग बहुत एडवांस्ड सोल्स होते हैं वो लोग अपने थॉट्स के अगेंस्ट में सवाल पूछते हैं। नहीं समझा ना? देवांश को नहीं समझा क्या? मान लीजिए मेरा थॉट कहता है कि ये घड़ी बहुत अच्छी है, तो मेरा क्वेश्चन ये आएगा कि ये घड़ी क्यों अच्छी है? क्या ये महंगी है इसलिए अच्छी है, या इसके अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है? जैसे हमारे ज़माने में मिस्टर इंडिया थे, वो ऐसी घड़ी पहनते थे और गायब हो जाते थे। केस नंबर 21। इस सोल के बारे में बताने में थोड़ा मुझे मुश्किल हो रही है, क्योंकि किसी के पास भी ये सवाल नहीं है। कौन सा सवाल? एक क्रूर आदमी जो हज़ारों लोगों को मारता है, वो कहाँ से आता है? एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन कि वो आदमी कहाँ से आता है जो दुनिया में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आता है, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की लाइफ चेंज होती है। ये सवाल आप लोगों का कहाँ है आपका सवाल? नहीं, ठीक है, फिर बंद करते हैं। दो टाइप के एक्सट्रीम्स होते हैं। एक तो वो जिनकी वजह से हज़ारों लाखों लोग मरते हैं, वो वॉर करते हैं और उनके भाई वो जीतते हैं हारते हैं, लेकिन उनको जानती है, इतिहास जानता है। हिटलर को आज कई लोग जानते हैं। और वहीं पर ऐसे लोगों को भी लोग जानते हैं जिनकी वजह से दुनिया में बीमारियां ठीक होती हैं, नई नई खोज होती हैं, ऐसी किताबें लिखी जाती हैं जिनको हज़ारों साल बाद भी लोग पढ़ते हैं। तो ये दो एक्सट्रीम्स के लोग होते हैं, और इनको दोनों को डॉक्टर माइकल कहते हैं ये हाइब्रिड सोल्स हैं। अच्छा, हाइब्रिड सोल्स मतलब हम तो ह्यूमन बॉडी लेकर आए हैं, पिछले जन्म में भी ह्यूमन बॉडी थे, उसके पहले भी हम ह्यूमन बॉडी थे, लेकिन ये सोल्स पिछले जन्म में किसी और जेनेटिक्स के पार्ट को यूज़ करके आए। हमारे लिए अपनी बॉडी में रहना कंफर्टेबल है। जैसे आपको कोई चोट लगती है तो मुझे भी दर्द होता है, क्योंकि आपकी बॉडी मेरी बॉडी जैसी है। लेकिन अगर मैं मर्डरर हूँ और आपको चोट लगी, यार क्या मज़ेदार चीज़ हुई यार, एक काम करते हैं इसकी हड्डी और तोड़ के देखते हैं। तो ऐसे लोग बचपन में ना जब दूसरे कीड़े मकोड़े जानवरों को देखते हैं तो उनको प्यार करने में उनको मज़ा नहीं आता, उनको चोट पहुंचाने में हो जाता है। इसलिए बहुत से लोग ये भी कहते हैं अगर किसी मर्डर को आप बचपन में देख लो और उसके अंदर की क्रूरता को बचपन में पहचान लो, तो आप उसको रोक सकते हो, उसको प्यार दो या जैसे भी उसको ट्रेन करो। तो ये सवाल आप लोगों को अपने आप से बार बार पूछना पड़ेगा कि मैं कैसे वो सोल बनूं जो दुनिया को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करता है, और कैसे अनकॉन्शियसली कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं वो सोल बन जाऊं जिसकी वजह से दुनिया में मौतें होती हैं। और जब भी मैं ऐसी बात करता हूं ना, तो ये मत सोचिएगा कि अरे हमसे बहुत दूर की चीज़ है। हर छोटी छोटी चीज़ में, अगर आप, आज मैं गया था बाथरूम में, मैं देखा सब कुछ बहुत सलीके से रखा हुआ था, लेकिन वहीं पर एक बाल्टी थी जिसमें किसी के पुराने अंडरवेयर बनियान रखे हुए थे, वो धुला हुआ नहीं था। मेरे भी नहीं धुले थे तो मैंने तो धुल लिया। ये सब कुछ बहुत तरीके से रखा था। बट देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर के ख़त्म करूँगा आज की बात। मैं गया था वेदांत एकेडमी, यहाँ पुणे में एक पार्थ सारथी जी हैं, उन्होंने 20 एकड़ में बहुत सुंदर स्पिरिचुअल सेंटर बनाया है, और उनके शिष्य बहुत फेमस लोग हैं। अनिल कपूर जी उनके यहाँ आते हैं, एक कौन थे, सचिन तेंदुलकर जी आते हैं, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल टीचर हैं। पहले उनका अपना बिजनेस था, बाद में वो एक स्पिरिचुअल टीचर बने। उनसे मैं और बड़ी मम्मी गए थे मिलने के लिए, तो लकीली वो थे वहाँ पर, हमसे मुलाकात भी हुई। अभी तो 90+ ईयर्स के हो चुके थे, बहुत बीमार भी थे, वो बेड पर कुर्सी पर बैठे हुए थे, फिर भी मिले, बातचीत हुई। बोलते हैं दिखाओ दिखाओ इन लोगों को, मेरा रूम दिखाओ, बेडरूम दिखाओ। मुझे लगा अपना बेडरूम क्यों दिखा रहे हैं हमको, बट दिखाया। जब उन्होंने अपना अलमारी खोल के दिखाया तो शर्ट और पैंट ऐसे रखा था जैसे एक शोरूम में जो बिकने वाले कपड़े रखे थे वैसे। इसके अलावा उन्होंने कम से कम 7, 8 या 10 किताबें लिखी होंगी। उन सारी किताबों की पांडुलिपि जो उन्होंने हाथ से लिखा है वो एकदम सलीके से रखी हुई थी वहाँ पे, उसी में से। अब देखिए उनकी ज़िंदगी भी हमारी तरह ही होगी, वो भी लिखते हैं, कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम
हम कभी इसके बारे में सोचते ही नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों में, मैं तो इसका उनसे तो वो तो बहुत बड़ी संस्था बनाई उन्होंने, 20 एकड़ का कैंपस है जिसमें दुनिया भर के लोग उनसे मिलने आते हैं। बल्कि आज ही उनका मैसेज आया कि उनके यहाँ 1 हफ्ते का प्रोग्राम होने वाला है बच्चों का, अगर आप जाना चाहते हैं सीख सकते हैं वहाँ जाकर के, कुछ ट्रेनिंग होती है। बट ये क्वेश्चन मुझे आया मन में कि एक आदमी जब, मतलब ये मुझे भी बड़ी ताज्जुब हुई कि मुझे लगा कि मैं घर जाऊँगा तो मैं भी अपने कपड़ों को ठीक से रखूँगा, अपने नोट्स को अच्छे से बनाऊँगा, यहाँ तक कि जो उन्होंने रफ़ भी लिखा है वो भी सलीके से लिखा है। प्लस अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए 70-80 साल की उम्र में भी क्रिकेट खेलते हैं। उनके यहाँ आश्रम में जब हम लोग गए थे ना, तो दौड़ने के लिए वो रबड़ वाले वो बना रखे हैं, जॉगिंग ट्रैक्स, साइकिलिंग करते हैं 80-90 साल की उम्र में। अभी रिसेंटली उनका बाईपास या कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ था। बट वो कहते थे कि इस बॉडी को ऐसे ट्रीट करो जैसे ये मंदिर है, तभी इसके अंदर में कौन आएगा? भगवान आएंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था उनको। उनकी व्लॉग भी बनाई थी हमने, कभी उसको एडिट करके तब शेयर करेंगे आपसे। दोस्तों, सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फ़ीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।